नमस्कार, एसबीसीएन न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के दलोदा थाना क्षेत्र में पॉली क्लिनिक को जिला प्रशासन की टीम ने सील किया है। बताया जा रहा है कि विनय दीप पॉली क्लिनिक नाम से चल रहे इस हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध मरीजों का उपचार किया जा रहा था। जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतों के आधार पर देर शाम मंदसौर एसडीएम की टीम ने छापामार कार्रवाई की। मौके पर क्लिनिक में 2 कोरोना संदिग्ध मरीज भी भर्ती मिले, जिन्हें बाद में अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहाँ जांच टीम को कई तरह की अनियमितताएं मिली। हॉस्पिटल में बकायदा नर्सिंग होम में विशेषज्ञ डॉक्टर की तरह उपचार किया जा रहा था, जबकि क्लिनिक संचालक के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं पाई गई। साथ ही क्लिनिक के अंदर ही चल रहे एक मेडिकल स्टोर भी सील किया गया। अधिकारियों को आशंका है कि मेडिकल और क्लिनिक में अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन स्टॉक हो सकते हैं। आपदा को अवसर के रूप में देखने वाले झोला छाप डॉक्टरों की इन दिनों चांदी हो रही है। कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच ये झोला छाप डॉक्टर पैसे के लालच में कोरोना संदिग्ध मरीजों का उपचार कर रहे हैं। ऐसे समय में जिला प्रशासन की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। बहरहाल अधिकारियों ने हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके संबंध में जिला प्रशासन को और जिला चिकित्सालय को निरंतर ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ये अनधिकृत रूप से धनार्जन के लोभ में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में, जिसमें ऐसे भी ये भी संज्ञान सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे भी मरीजों का इन्होंने इलाज किया जो कोरोना सस्पेक्ट थे या कोरोना हो सकते थे। निरंतर शिकायतों के तारतम्य में आज मेरे द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि इनके 2 मरीज एडमिट पाए गए, जिनमें से एक मरीज को ये तथाकथित अपना फूफाजी होना बता रहे हैं और दूसरी मरीज यहीं लोकल की महिला हैं। दोनों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां थी, दोनों को ड्रिप इरीगेशन चल रहा था, दोनों को ऑक्सीजन लगा हुआ था। प्रशिक्षित डॉक्टर के नाम पर ये अपने को प्रशिक्षित डॉक्टर बताते हैं। तथाकथित ललिता जैन, डॉक्टर ललिता जैन का यहाँ आना जाना इन्होंने बताया। ये सारे तथ्यों की प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि ये अनधिकृत रूप से चिकित्सीय पेशा कर रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी आज क्लिनिक सील की जा रही है। एक इसी बिल्डिंग में मेडिकल स्टोर भी संचालित किया जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके किराएदार का मेडिकल स्टोर है और वो किराएदार अभी वर्तमान में लॉकडाउन की दृष्टि को रखते हुए वो दुकान खुली छोड़कर चला गया है। उस दुकान को भी सीज़ किया जा रहा है। उस दुकान की और इनके क्लिनिक की विधिवत ड्रग इंस्पेक्टर्स के द्वारा जांच की जाएगी और हमारे सीएमएचओ स्तर से इसमें जो भी रिलेवेंट सेक्शंस होंगे उसमें अपराध पंजीबद्ध कराया जाएगा। मिले हैं सर? 2 पेशेंट मिले हैं, एक महिला और एक पुरुष। दोनों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां थी। आप सभी को मालूम है कि कोरोना का तीक्ष्ण काल चल रहा है और सभी को एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उसकी सूचना जिला चिकित्सालय को दें, लेकिन इनके द्वारा इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसी के तारतम्य में आज ये कार्रवाई संपादित हो रहा है कि इनके द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक संचालित की जा रही है, बिना डिग्री होते हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा है और बिना पंजीयन के क्लिनिक चलाई जा रही है। इन्हीं सब को दृष्टिगत रखते हुए बीएमओ को निर्देशित किया गया कि वो सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराएं और वो रखते हुए आया। और 2 आज जो पेशेंट दिखे हैं उसमें भी मुझे थोड़ा सा संदेहजनक स्थिति नज़र आई है। अब ये पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम कुछ बताने की स्थिति में होंगे उन दोनों पेशेंट्स के बारे में। और ये मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि यदि ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा जांच की जाएगी तो कुछ उसमें ऐसी औषधियाँ मिलें जो शायद इसके लिए पात्र न हो। मैं पिछले 20 वर्षों से दलोदा में अपना चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जिसमें पूर्व में मेरा क्लिनिक किला चौपाटी पर था, जहाँ मेरे साथ एक ग्रेजुएट डॉक्टर ललिता जैन 24 घंटे अपनी सेवाएं देती हैं। मैंने उन्हीं के अंडर में अपनी प्रैक्टिस करता था और मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं पता है कि एसडीएम साहब को किसने कंप्लेन की है कि मैं यहाँ कोविड सेंटर चला रहा हूँ या कोविड के पेशेंट देख रहा हूँ। आज भी जब वो मेरे यहाँ पहुँचे हैं तो कोई कोविड पेशेंट नहीं था या किसी का कोविड टेस्ट किया हुआ पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती नहीं था। मैं जो अपना क्लिनिक चला रहा हूँ वो डे केयर में चला रहा हूँ। रात्रिकालीन में भर्ती किसी को नहीं करता हूँ। अभी इस प्रीमाइसेस को ये सील कर रहे हैं, इसका अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। इसका केवल ओपीडी हमने चालू कर रखा है। साथ में एक मेडिकल स्टोर है चेतना मेडिकल, उसको मैंने फार्मेसी से प्रीमाइसेस किराए से दे रखी है। ये बिल्डिंग मेरी अपनी मम्मी के नाम पे, जिसका किराया उनको जाता है।
मनासा में 10 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर शुक्रवार शाम 5 बजे मनासा के विश्राम गृह पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर कई विषयों पर सुरक्षा के मद्देनजर चर्चा की गई। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय शादियों में होने वाली भीड़ को लेकर तय किया गया, जिसमें शादी में 50 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे। अगर इससे ज्यादा व्यक्ति एकत्रित होंगे तो आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा, मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन, मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी, मनासा एसडीओपी संजीव मूले, नायब तहसीलदार कुकड़ेश्वर रश्मि ध्रुवे सहित कई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है पूरे प्रदेश में, नीमच में, मनासा में भी बहुत तेजी से फैल रहा है और लॉकडाउन भी लगा दिया गया है 10 दिन का। तो इसीलिए सभी जो व्यापारी संघ रहता है, सब्जी मंडी वाला संघ रहता है, अलग अलग संघों के अध्यक्षों से, लोगों से चर्चा करने आए थे, उनके सुझाव लेने आए थे, उनको बताने आए थे, जागरूक करने आए थे। और क्योंकि कोरोना का कोई बचाव के तरीके बहुत लिमिटेड हैं, एक मास्क है और दूरी है, तीसरा आपका वैक्सीनेशन है, तो ये 2-3 चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर कोरोना कम होगा। माननीय विधायक भी थे, उन्होंने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया लोगों को और जिससे हम कोरोना कंट्रोल कर पाएंगे। जिससे दूसरा अभी कार्यक्रम चल रहे शादियों का है, कुछ इसमें कुछ क्या निर्देश दिएगा? देखिए, शादियों के और जो कार्यक्रम चल रहे हैं और मृत्यु के समय भी जो भोज करे जाते हैं उसमें अब 50 तक की लिमिट एसडीएम साहब ने जारी करी है। इसमें जो होटल वाले भी अरेंज करवाएंगे या फिर जो टेंट लगवाते हैं या फिर क्या कहते हैं जो भोजनालय वाले खाना बनवाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी आयोजक के साथ साथ। जैसे दूसरा सवाल था कि अभी जो कंटेनमेंट एरिया में जो रहता है जिसका मकान सील किया जाता है, हाँ। वो भी उनके परिवार द्वारा नगर के अंदर घूमते नहीं, अब पहले नहीं था, अब आरआरटी टीम फिर से जागृत कर दी गई है। तो अब कंटेनमेंट एरिया बनाकर उसके मॉनिटरिंग रहेगी और अगर कोई पाया बाहर जाता है तो सीसीसी सेंटर जो पुराना आपका नेत्रालय है उसमें उनको सीसीसी सेंटर में बुक कर दिया जाएगा, बाकी को भी कार्रवाई करी जाएगी परिवार। नीमच शहर के नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम पर भी नजर आया, जहां शनिवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही रोजाना मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। नीमच शहर के नीमच सिटी रोड स्थित शमशान घाट पर कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। इसके लिए अलग से कोविड शमशान घाट बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों को लाकर पूरी सावधानी के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोरोना कहर ढा रहा है। जिले में 300 बिस्तरों के अस्पताल की हालत यह है कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। जिला प्रशासन ने सिटी हॉस्पिटल के अलावा 4 अन्य कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। जिले में 500 से अधिक एक्टिव मरीज हैं। इनमें 60% मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। शहर के मुक्तिधाम में जलती चिताएं शहर की भयावह स्थिति बता रही है। आलम यह है कि हर दिन एवरेज 2 शव मुक्तिधाम पहुंचते थे, जबकि अब 15 से 20 शव प्रतिदिन मुक्तिधाम पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पताल में बीते 15 अप्रैल की अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की सांस उस वक्त ऊपर नीचे हो गई जब हॉस्पिटल में 100 मरीजों का ऑक्सीजन खत्म हो गया। जिला वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया में वेल्डिंग दुकानों और फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर देने की गुहार लगाई, तब कहीं जाकर मरीजों की जान बचाई जा सकी। जिले के फैक्ट्री मालिकों और अन्य लोगों द्वारा अपनी दुकानों, फैक्ट्रियों से सिलेंडर को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि अगले हफ्ते तक ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट से हर घंटे 30,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। जिला अस्पताल 90% हिस्से को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। इसके साथ ही आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने अगले 2 दिनों में 600 बेड बढ़ाए जाने का दावा किया है। उधर बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मंदसौर जिले में 26 अप्रैल तक 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। जो सिलेंडर हैं वो रिफ़िल होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं इंदौर की एक कंपनी के साथ,
तो वो रिफ़िल कर रहे हैं। बीच में थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही थी तो हम लोगों ने अपने लोगों को भेज कर भी और इंदौर से उसको रिफ़िल करके बुलाया है। कल थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई थी क्योंकि रिफ़िलिंग समय से नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर भी सिलेंडर की व्यवस्था की थी और उसको कल के कोप अप किया था। अभी हमारी स्थिति ठीक है, कंफर्टेबल है और हम हर 2 घंटे पर इसको रिव्यू कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये साइकिल चलता रहेगा और कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी। ऑक्सीजन प्लांट लगने का काम शुरू हो गया है। कल से जो इंजीनियर हैं वो आ गए हैं और उन्होंने वायरिंग का काम शुरू कर दिया है। इसमें लगभग इंस्टॉलेशन में 3-4 दिन का समय लगता है। फिर इसकी एक लैब टेस्टिंग के लिए जाती है और वो टेस्ट रिपोर्ट फिर आती है। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 सप्ताह के भीतर ये प्लांट काम करना शुरू कर देगा। तब तक हम लोग जितने भी स्थानीय और हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग करके मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहे, इसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जिला अस्पताल के कुछ ज़रूरी विंग को छोड़कर बाकी पूरे जिला अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो जिला अस्पताल में हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 250 बेड हमारे कल तक ऑपरेटिव हो जाएंगे। अभी 196 बेड पर जिला अस्पताल में इलाज की सुविधा है, जिसमें से कि 50 बेड अभी आज सुबह की स्थिति में खाली है। इसके हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों के भीतर हम लगभग 600 के आसपास फैसिलिटी के बेड क्रिएट कर लेंगे और अगर ये वेव आगे बढ़ता है और हमें एक्टिव पेशेंट अगर 1200 के आसपास भी होते हैं तो भी हम उनको कैटर करने की स्थिति में रहेंगे। जैसे जैसे संक्रमण का दर बढ़ रहा है हमने चिन्हित स्थान तय कर रखे हैं और वहाँ पे हम बेड की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। महीने पहले हमारा औसत दाह संस्कार जो मंदसौर में होते थे एवरेज 2 दाह का आता था, कभी 4 आ जाते थे तो कभी किसी दिन नहीं आते थे। परंतु अभी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं 1 तारीख से अभी तक में 70 के करीब दाह संस्कार हो चुके हैं। इसमें कोविड के भी हैं कुछ, और कल भी 12 दाह संस्कार हो चुके थे और चूँकि बहुत देर हो गई थी तो 2 शव और कोविड वाले वहाँ रात रहे थे और सुबह पहले उनका हमने यहाँ दाह संस्कार करवाया है। चूँकि हमारे पास जो पक्के होटलें हैं यहाँ पर 17 की संख्या में हैं, क्योंकि मंदसौर में कभी इतनी बड़ी कैजुअलिटी एक साथ हुई नहीं है। हुई है तो कभी एक आध बार इससे संयोग आया होगा। तो निश्चित रूप से चूँकि जो परिस्थितियाँ हैं देश की उसके साथ मंदसौर भी जुड़ा है, तो मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो हमारी जो समिति है क्षेत्र न्यास कमेटी, उसके माध्यम से जो पक्के होटले हैं वहाँ तो ठीक है, हमारे पास जो एक और होटला था उस पर हमने 8 की व्यवस्था और जमाई है। साथ ही जो हमारे पास खुली भूमि है हमने उसका लेबलिंग कराया है और 2-3 दिन में और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको हम करके लगभग 100 दाह संस्कार एक साथ हो जाए ऐसी व्यवस्था यहाँ रखेंगे। पर प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी नौबत न लावे। जो हमारा आंकड़ा चल रहा था रेगुलर की 2 मृत्यु प्रतिदिन का, तो उतना ही बरकरार रखना। मंदसौर में जिला चिकित्सालय में यह स्थिति बन गई थी कि शाम को 6 बजे बाद लगभग 100 मरीजों को लगने वाली ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी। हमने सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया, उद्योगपतियों से आह्वान किया और वे चिकित्सक निजी चिकित्सालय में जहां पर ऑक्सीजन का स्टॉक है, 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर है, 4 है, हमने सबको आह्वानित किया। तो मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि कल शाम को 2 घंटे में मंदसौर जिले के गरुड़ भानपुरा और शामगढ़ से लगभग 20 सिलेंडर हमको मिले और मंदसौर के शहर के जो चिकित्सक है प्राइवेट उनके यहाँ से, और दरोदा की एक फैक्ट्री है उनके मिस्टर कीमती जी की ओर से हमको सिलेंडर मिले। कुल मिलाकर के कल हमको शाम को 30 से 45 सिलेंडर मिल गए थे, जिसके कारण से गाड़ी हमारी चल पड़ी। कभी फ्यूनरल व्यापारों का कल ऐसी मंदसौर में स्थिति बन गई थी कि 12 से 15 अंतिम संस्कार हुए। कल मंदसौर का शमशान घाट भी छोटा पड़ गया। हमने नगर पालिका से कह करके पड़ोस की जो ज़मीन है उसको लेवल कराने का काम किया है। लकड़ी हमारे पास उपलब्ध हो जाए अंतिम संस्कार करने के लिए, उसकी हमने व्यवस्था सुनिश्चित की। मैंने आज ही आपदा प्रबंध समिति में कलेक्टर से कहा कि जो हमारे वन विभाग के जो डिपो हैं वहाँ से लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। जो सड़कों के किनारे जो सूखे पेड़ हैं उनको भी हम काट करके ला करके शमशान घाट पर व्यवस्था सुनिश्चित करें। शनिवार दोपहर में नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर रॉयल बस और महाशक्ति बस के स्टाफ के बीच में समय से पूर्व बस लगाने को लेकर विवाद हो गया। बाद में डायल 100 को सूचित किया गया। मौके पर डायल 100 की गाड़ी पहुंची और पुलिसकर्मी विवाद करने वाले लोगों को अपने साथ कैंट थाना ले गए। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई भी मुकदमा कैंट थाने में दर्ज नहीं हुआ है। नाहरगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बेरहम परिवार ने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर मारने के लिए नाहरगढ़ बिलोद सड़क किनारे नाले पर छोटी पुलिया के नीचे फेंक दिया।
गनीमत रही कि घटनास्थल के नजदीक रहने वाले युवक की नजर नवजात शिशु पर पड़ गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास रहने वाले दुकानदार भी मौके पर पहुंच गए। नवजात शिशु को गोद में उठाया तो वह रोने लगा। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से नवजात को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सूचना पर नाहरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक घटना लगभग शाम 4 बजे के आसपास की है। जब लोग नवजात के पास पहुंचे तो उसमें कोई हलचल नहीं थी। जिंदा होने की संभावना पर नवजात को गोद में उठाया, रोने लगा। स्थानीय निवासी के मुताबिक नवजात को फेंक कर जाने वाली कलयुगी अज्ञात मां के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश दिखा है, लेकिन नवजात के जिंदा होने पर काफी सुकून मिला है। इस नवजात शिशु को कलयुगी माता ने कच्चे नाले पर मरने के लिए फेंक दिया। ये समाज के लिए काफी निंदनीय घटना है। नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंपाउंडर श्री उत्तम सिंह नरवरिया ने बच्ची की देखभाल की। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। मौके पर श्री टीआई गिरीश जेजुरकर, एसआई सुरेंद्र सिसोदिया के साथ पुलिस बल अस्पताल पहुंचा और बच्ची को सभी की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया। जब उक्त बच्ची को अस्पताल ले जाया गया था तब मौके पर एक भी नर्स अस्पताल में मौजूद नहीं थी। जैसे ही खबर कंपाउंडर उत्तम सिंह नरवरिया को लगी तो तुरंत आनन फानन में अस्पताल पहुंचे और बच्ची की देखभाल उनके द्वारा की गई। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान नर्स का उपस्थित ना होना लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। देखो तो देख लो जी तो कदर फिर उनकी मां की नानू है कि नानी है। अरे जो भी है कोई दिक्कत नहीं ये एक नवजात शिशु है जो अभी बिल्लोद खाली के पास में एक नाले में मिला है और इसको तुरंत यहाँ लाया गया है हॉस्पिटल में इसकी साफ़ सफाई करके मिट्टी लगी हुई थी, इसकी साफ़ सफाई करके और ये अभी हाल फिलहाल में स्वस्थ है। क्या हालत है नाजुक की वजह से? नहीं, बच्चा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है और इसको अभी हम मंदसौर के लिए रेफर कर रहे हैं ताकि इसकी व्यवस्थित क्लियर हो जाए। आपको क्या लगता है कितने दिन का होगा? ये अभी केवल 2 घंटे पहले जन्मा हुआ बच्चा ऐसा लग रहा है। ठीक है। इसी के साथ नीमच से एक मामला सामने आया है जहां 4 किलो 200 ग्राम अफीम चोरी हुई है। घटना गांव दारू की बताई जा रही है। शनिवार दोपहर में नीमच CSP राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच के बघाना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव दारू में कैलाश मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15-16 अप्रैल की रात में उसके घर में रखी हुई 4 किलो 200 ग्राम अफीम किसी ने चोरी कर ली है। जब वह घर के बाहर सो रहा था तब ये वारदात हुई। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। और 15 की रात को कैलाश पिता नारायण मीणा इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है बघाना थाने में कि वो घर के बाहर सो रहे थे और अंदर कुछ चोरों ने उनकी कुंडे में 4 किलो 200 ग्राम अफीम रखी थी, वो चुरा कर ले गए। उसी दिन इनको ये तौल में जमा करानी थी, तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जांच की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ अब रुक करेंगे नीमच से जुड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान घूमने वाले लोगों से पुलिस ने की रोका टोकी। शनिवार सुबह 10 दिन के कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस ने नीमच शहर के विजय टॉकीज चौराहे पर चेक पॉइंट लगाकर बेवजह घूमने वाले व सभी बाइक सवारों से रोका टोकी करके पूछताछ की और अनावश्यक घूमने वालों को हिदायत दी कि वे घरों से बाहर न घूमें। साथ ही ऐसे लोग जो कि किसी कारणवश घर के बाहर जा रहे थे उन्हें जाने दिया गया, विशेष रूप से आपातकालीन सेवाओं के लिए। शुक्रवार दोपहर में नीमच CSP राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों मंदसौर जिले के रहने वाले शालिग्राम ब्राह्मण नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि
कुछ अभी फरार है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना का खुलासा करते हुए सीएसपी ने बताया कि शालिग्राम ब्राह्मण तंत्र मंत्र से धन दुगना करने का गोरख धंधा करता था और इसी के चक्कर में तलावदा के ओम प्रकाश से उसने 14 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। ओम प्रकाश द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी, मगर शालिग्राम उसे झांसा दे रहा था। इससे परेशान होकर ओम प्रकाश ने अपने साथी अर्जुन गुर्जर, दिनेश प्रजापति, श्यामलाल कुमावत के साथ मिलकर आरोपी को ठिकाने लगा दिया और इसके लिए उन्होंने योजना बनाकर उसे पार्टी के लिए चौथखेड़ा स्थित खेत पर बुलाया, जहां उसके साथ मारपीट की और मृत अवस्था में छोड़ गए। बाद में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में साक्ष्य कथनों के आधार पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शालिग्राम ब्राह्मण को दिनांक 13 तारीख को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था अज्ञात व्यक्ति द्वारा। उस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उस मामले में मुखबिर की सूचना के आधार पर सबसे पहले ओम प्रकाश गुजर को गिरफ्तार किया गया था और ओम प्रकाश गुजर की निशानदेही से घटनास्थल देखकर और घटनास्थल का सारा कार्रवाई की गई। आज एक आरोपी श्यामलाल कुमावत को गिरफ्तार किया गया है। श्यामलाल कुमावत से जो मोटरसाइकिल है वो जब्त कर ली गई है और श्यामलाल ही वो व्यक्ति था जो कि शालिग्राम को जख्मी अवस्था में अस्पताल में छोड़कर गया था। उस संबंध में भी सभी साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। चश्मदीद साक्षी भी पुलिस को उसमें उपलब्ध हो गया है और उसकी प्रकरण की विवेचना प्रगति पर है और अभी ओम प्रकाश गुजर और श्यामलाल कुमावत 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। और भी कोई उसमें अभी जो हमारे पास साक्ष्य आया है उसमें 2 अन्य व्यक्ति और शामिल हैं। इस प्रकार कुल 6 व्यक्तियों द्वारा ये हत्या का अपराध किया गया है। 2 आदमियों के भी नाम बढ़ा दिए गए हैं और विवेचना चल रही है। इसमें कई टीमें काम कर रही हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्य को सम्मिलित करते हुए एक पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब के निर्देशन में एक संगठित टीम द्वारा अच्छी विवेचना की जा रही है। शुक्रवार दोपहर में नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली अंबावली घाटी पर बीती रात एक ट्रैक्टर जिसमें लकड़ी ले जाई जा रही थी अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में ट्रैक्टर सवार मनीष मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी मोरिया की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक घायल हो गया, जिसका नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एक दुखद घटना घटित हुई है जिसमें मोहड़िया के रहने वाले मनीष मीणा की मृत्यु हुई है। 30 वर्ष का युवक था। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें लकड़ी थी उसको ले जा रहे थे और अमावली घाटी के पास वो अचानक पलट गई, जिसमें इसको ड्राइवर विजय चला रहा था, वो भी जख्मी हुआ है, वो भी अस्पताल में भर्ती है और इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई है। इसकी जांच की जा रही है कि किसकी गलती से ये घटना घटित हुई है और इसमें जैसे भी साक्ष्य आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने शुक्रवार दोपहर में जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन, प्रशासन और पुलिस सतत प्रयास कर रही है, मगर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नीमच जिले के तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम और ट्रैफिक पुलिस लगातार बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। आदतन मास्क नहीं पहनने और मखौल उड़ाने वाले लोगों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग सदैव मास्क लगाकर घर से बाहर निकले व कोरोना नियमों का पालन करें। देखिए, मास्क न पहनना अब एक सामाजिक अपराध जैसा घोषित हुआ है, क्योंकि ये इससे दूसरे लोग खतरे में पड़ रहे हैं और शहर भी खतरे में पड़ रहा है। तो इसकी कार्रवाई अब बहुत सख्ती से तीनों थाना क्षेत्र में चलाई जा रही है और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर हम जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं और जो आदतन रूप से
इसका माखौल उड़ा रहे हैं, उनको हम 151 में गिरफ्तार करके उनको अस्थाई जेल जो बनाई गई है वहाँ रख रहे हैं। तीनों थाना क्षेत्र में ये मुहिम चल रही है। साथ में जो ट्रैफिक का हमारा अमला है वो मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ चालानी कार्रवाई भी कर रहा है। सर दुकानों में भी भीड़ ज़्यादा लगी रहती है, उसको लेकर दुकानों को समझाइश दी जा रही है। हालांकि अधिकांश दुकानदार इसका पालन कर रहे हैं, पर कुछ दुकानदार अभी भी जो है इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जिन्हें बार बार ताकीद दी जा रही है। और अब जो है उनकी दुकान की सील कराने की कार्रवाई राजस्व अधिकारियों के माध्यम से कराई जाएगी। नीमच कृषि उपज मंडी में आज उपज की बम्पर आवक रही, जिसकी वजह से नीमच कृषि उपज मंडी में हालात ऐसे हो गए कि पैर रखने की जगह नहीं रही। कृषि उपज मंडी के बाहर भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कृषि उपज मंडी में आवक कितनी अधिक रही, मगर प्रशासन के और विशेष रूप से मंडी प्रबंधन के सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए दावे सब फेल दिखाई दिए। नीमच कृषि उपज मंडी में बम्पर आवक के साथ नीमच जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान व मध्य प्रदेश के कई जिलों से किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। हालात ऐसे थे कि अधिकांश किसानों ने ना तो चेहरे पर मास्क लगा रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। नीलामी के साथ साथ किसान कई जगह झुंड में बैठे भी दिखाई दिए और उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। ज्ञात रहे कि बीते दिनों नीमच कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सख्त लहजे में कहा गया था कि नीमच में कृषि उपज मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए। मगर ऐसा कुछ भी आज कृषि उपज मंडी में दिखाई नहीं दिया, जो मंडी प्रशासन के कोरोना को लेकर कितने संजीदा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और मैं चने और अजवाइन गेहूँ लेके आया हूँ। क्या व्यवस्था लगी आपकी मंडी में अभी गर्दी बहुत बढ़ रही है और गर्मी बहुत बढ़ रही है और किसानों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। सुचारू रूप से व्यवस्था नियमित नहीं है कि सिस्टम से माल टाइम से तोला रहा है नहीं, और गर्मी में पेयजल के लिए लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर प्रशासन की बहुत ढिलाई है। यहाँ पर क्या लगता है? हमारे को लगता है कि ऐसी व्यवस्था से तो फिर अभी कोरोना महामारी भी चल रही है, ऐसी व्यवस्था में तो किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। भाई आवक का तो ऐसा मैंने तो मेरे जीवन काल में इतनी सोयाबीन की आवक नहीं देखी इस टाइम पे, इस अप्रैल के महीने में। उसका कारण है मूल के भाव हैं उसके 73 रुपये, जो लाइफ टाइम सबसे हाई हैं। शायद जब हिंदुस्तान में बीज आया सोयाबीन का, उसके बाद पहली बार ये भाव देखने को मिले हैं। ऐसे में हर आदमी को माल बेचना है। फिर लॉकडाउन का भय जो 3 दिन 4 दिन से लोगों को लग रहा है कि 10 दिन के लिए हो जाएगी, और वाकई में भी आज की आपदा प्रबंधन की बैठक में शायद निर्णय हो चुका है कि कल से 10 दिन के लिए पूरा शहर या पूरी मंडियाँ सब बंद हो रही है। ऐसे में सबको माल बेचना है। बाहर अभी लाइनें लगी हुई है चौकन्ना बालाजी तक, इधर रेलवे स्टेशन तक। वो भी माल अभी अंदर आ जाएगा 3 बजे बाद, अभी वो भी नीलाम होगा, बिकेगा। मगर माल की इतनी अराइवल, ऐसा भाव ताव ऐसे कभी नहीं देखे। 4-5 हज़ार रुपये कुंटल की तेज़ी पड़ रहे, ऐसी कभी नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण है मालूम नहीं, मगर किसान निहाल है। जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं ना कि किसानों की 8.5 कर दूंगा, उसने तो दुगनी कर दी सीधे। गवर्नमेंट को तो माल तुलाना ही नहीं पड़ेगा, ये स्थिति हो गई है। अब इसके पीछे क्या कारण है पता नहीं लगता, मगर ये है कि बहुत किसान निहाल है इस साल। यहाँ पर आज अभी देखने में भीड़ ज़्यादा हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं हो पा रही, क्या भाई? वो तो देखो इस मंडी में संभव ही नहीं है। आप नीमच पूरा शहर बंद कर दो तो पूरे नीमच जितनी जनता तो हमारी मंडी में रहती है, 3000 आदमी एट ए टाइम। एक भी हमाल मास्क नहीं लगाता है, एक भी किसान मास्क नहीं लगाता है। मंडी कमेटी चिल्ला है तो उससे कोई होता नहीं है। मंडी कमेटी सुनते रहते हैं लाउड स्पीकर में। मंडी कमेटी तो चिल्लाती है कि अवैध वसूली मत करो, सब होता है यहाँ पे, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। मगर ये तय है कि अगर कोरोना के भय से मुक्ति पानी है तो शहर तो बहुत बाद में, मंडियां तो बहुत तुरंत बंद होनी चाहिए। मंडी से सबसे ज़्यादा डर है फैलने का। अब नीमच कृषि उपज मंडी में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रहेगा 5 दिवसीय अवकाश। नीमच कृषि उपज मंडी में शनिवार 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक 5 दिन का अवकाश रखने की घोषणा व्यापारियों द्वारा की गई है, जिसके बाद उन्होंने किसानों से अपील की है कि इन अवकाश दिवस के दौरान कोई भी किसान भाई अपनी उपज लेकर नीमच कृषि उपज मंडी में ना पहुंचे। साथ ही उन्होंने किसानों से मास्क पहनकर आने की भी अपील की है। आज मंडी दोपहर में ही पूरी सुनसान दिखाई दी और मंडी में सन्नाटा पसरा रहा, जो कि 21 अप्रैल तक रहेगा। वहीं शनिवार सुबह नीमच कृषि उपज मंडी में आज अवकाश के दिन भी उपज की नीलामी की गई। कृषि उपज मंडी में शुक्रवार के दिन उपज की बम्पर आवक हुई थी, जिसकी नीलामी देर शाम तक चलती रही। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि बची हुई उपज की नीलामी शनिवार सुबह से की जाएगी और
दूर दराज से आए किसानों की परेशानी को समझते हुए व्यापारियों ने सुबह अवकाश के दिन भी नीलामी की, जिसमें मंडी प्रशासन ने भी सहयोग दिया। हम तो झालावाड़ जिला का है साहब, पर मैं 3 दिन हो गया जो नया माल आवे जना तो उधर मांगे 3 दिन का ये पड़ी भूखा दशा नहीं है। क्या मान रहे आपका? और आज की नीलामी की स्थिति नीलाम हुआ कि अभी नहीं, वही हाल तो ये पड़िया यही पड़ी हाल, तो नीलामी भी नहीं हुई हाल तो मांगे तो यही पड़िया। कब होगी नीलामी, कुछ जानकारी है आपको? कहीं की हाँ, नीलामी कब होगी, कुछ जानकारी है क्या? लेज ला के मेरे जानकारी के लेज के बाद वो को अब है। तो ये लॉकडाउन में भी नीलाम हो रहा, अभी पहले उससे पहले नहीं हुआ आपका? खाल हुआ नहीं, खाल भी होया नहीं, कल हुआ भाई आपका नहीं दिया, 3 दिन हो गए माल वहाँ तो 3 दिन हो गए सब, यहाँ यही पड़िया। तो जो नया माल है उसको वापस उन्हें तोड़ला भाषा उड़ाया, अब माँ को माल तो पड़ी यहाँ। शुक्रवार दोपहर में नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में नीमच कैंट के रहने वाले विक्रम सैनी ने नीमच कलेक्टर को एक आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार की अनुशंसा पर तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने उनकी माता के इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान कोष से राशि देने के लिए एक पत्र वल्लभ भवन भोपाल को भेजा था, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विक्रम का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपनी माता का दूसरा ऑपरेशन करवा सके और बीमारी से मुक्ति माता को दिला सके। मेरी समस्या यह है कि मेरी माता के 2020 नवंबर में कैंसर जैसी घातक बीमारी लगी थी पेट में, जो फिर उसका हम अहमदाबाद भी गए, इंदौर भी गए, आयुष्मान कार्ड था, पर वहाँ डॉक्टरों ने जिम्मेदारी नहीं ली, मतलब कि जो फिर मुझे परेशानी में आकर के मेरे पिताजी का भाई बंधों का मकान जो नसीराबाद में था, वो अजमेर में था, वो बेचा और फिर मेरी माता का उदयपुर अनंता अस्पताल में ऑपरेशन करवाया कैंसर का। फिर मेरी माता के एक और बीमारी लगी, मलद्वार और छोटी आंत सिकुड़ गई थी, जो रिपोर्ट के अंदर आया था। फिर मैंने माननीय नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को समस्या बताई, तो उन्होंने अनुशंसा करी थी आर्थिक सहायता की, पर वो भोपाल वल्लभ भवन में जो पत्र गया फिर उसको उन्होंने नस्ती बंद कर दिया 30 जनवरी को। फिर मैंने अप्रैल में 8 तारीख अप्रैल की को वापस से नीमच कलेक्टर द्वारा वो पत्र वापस से भिजवाया है कि आपके ही विधायक की आपकी सरकार में जो बहुमत दे रखा श्री दिलीप सिंह परिहार ने, उनका अनुशंसा पत्र को सहायता राशि स्वीकृत की जाए ताकि मेरी माता का कैंसर का दूसरा ऑपरेशन और करवा सकूं। मैं गरीब आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा BPL क्रमांक 422 है, पर मेरी अभी तक शिवराज सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी माताजी की तो तबीयत खराब है, आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है, तो क्या आपके माताजी के नाम पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या उसका लाभ नहीं मिल पाया आपको? आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और हम अहमदाबाद, इंदौर, वडोदरा लेके गए थे इमरजेंसी में, पर वहाँ के डॉक्टरों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई कि मर जाएगी कर जाएगी, हम ऑपरेशन करेंगे, लापरवाही करी। तो फिर हमको इमरजेंसी में हमारा मकान बेचना पड़ा, क्योंकि नीमच के अंदर किसी ने भी, कोई समाज सेवियों ने, कोई ने भी साथ नहीं दिया। मैं बहुत गिर आया कि आखिर माँ तो माँ ही होती है ना। फिर अंत पंत में एक मकान था भाई बंधों की पाती का, उस मकान को बेचा और फिर उदयपुर के अनंता अस्पताल में डॉक्टर देवेंद्र जैन ने पूरी जिम्मेदारी से ट्यूमर पूरा पेट के अंदर से साफ़ किया और मेरी माता अब कैंसर से तो अभी तक तो मुक्त है, पर छोटी आंत और बड़ी आंत का सिकुड़न का मामला है, तो उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। वो 2 लाख रुपए बताए। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँ? तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार ने जो मुझे अनुशंसा पत्र जांच करके दिया था, और फिर नीमच की तहसीलदार पिंकी साटे, नीमच के SDM अनुविभागीय अधिकारी और नीमच के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा मेरी पूरी जांच मेरे पक्ष में करी थी उन्होंने पूरी। और है ना क्या बोला, वो पत्र 30 जनवरी को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल भेजा था। आपका नाम बता। फिर है ना रिजेक्ट कर दिया गया। फिर मैंने 8 तारीख को फिर एक और पत्र लिख करके पुनः विचार का भेजा है। नीमच जिले के शिक्षा विभाग के DPC PS गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के करीब
56,000 से अधिक बच्चे जो कि कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत है, वे दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम को नियमित रूप से घर पर सुनकर और देखकर पढ़ाई करेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण शैक्षणिक सत्र स्थगित कर दिया गया है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई अब घर पर ही होगी। इसके लिए निर्धारित समय पर बच्चों को रेडियो और टीवी को देखना और सुनना होगा। इसके लिए पूर्व से ही अलर्ट रहना होगा। हाँ, देखिए अभी वेकेशन भी हो गया, छुट्टी घोषित कर दी गई है बच्चों की। तो अभी क्या शासन ने किया है कि रेडियो से 10 बजे से और 11 बजे तक प्रातः और शाम को 5 से 5:30 तक कार्यक्रम किए जाएंगे। उसमें जॉयफुल लर्निंग पाठ्यक्रम डीलिप के माध्यम से जो जानकारी भेजी जा रही है उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और कक्षा 1 से 8 तक शाम को 5 से 5:30 तक खेल, योगा, कला, म्यूजिक, यातायात के नियम आदि कार्यक्रम बताए जाएंगे। और दूरदर्शन पर प्रातः 11 बजे से 12:30 तक 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा जी। और इसमें कक्षा 6 से 8 तक इसमें विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, गणित है। 25-25 मिनट का इसमें प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित किया गया है और बच्चों को इसी आधार पर पढ़ाया जाएगा। कब से जैसा कोई बच्चा का दूरदर्शन का क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, मौके पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसके लिए रिपीट कराने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, रिपीट कराने के लिए तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसी से मतलब बच्चे को अलर्ट रहना पड़ेगा और जो कार्यक्रम जिस समय पर आ रहा है उसी समय उसको अलर्ट रह के और उसमें देखना पड़ेगा। टोटल कितने के बच्चे हैं जो ये क्लास अटेंड करेंगे? बच्चे अपने 56,000 हैं। 1 से 8 तक 56,000 बच्चे हैं और लगभग सभी बच्चे अब कक्षा 1 और 2 बच्चे तो नहीं देख पाएंगे। 3 और 4, 3 से लेके 8 तक के बच्चे रेडियो कार्यक्रम और दूरदर्शन टीवी का कार्यक्रम सभी देखेंगे। कब से चालू होगा? ये चालू हो गया जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।